तो यार ये है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि अपनी इस जिंदगी से कुछ ज्यादा ही दुखी था। एक दिन रोज की तरह जब वो अपने ऑफिस से घर जाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक ही कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोबारा जब उसकी आंखें खुली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था और एक छोटे से बच्चे के रूप में होता है। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो देखता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ चुकी हैं जो कि यहाँ के हाई लेवल मैजिशियंस और टॉप रैंकर्स के पास भी नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह आज भी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। रात होने पर जब उसके दोनों फ्रेंड्स घर जा रहे थे तो उसे अपनी शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका काफी सारा काम पेंडिंग था तो वो उनके साथ नहीं जा पाता। उनके जाने के बाद वो अकेला बैठा खुद से कहता है अगर मैं घर चला भी जाऊँ तो क्या फायदा, कौन सा कोई मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। टीवी देखना, गेम्स खेलना और काम करना, मेरी लाइफ में अब बस यही बचा है। काफी देर रात तक रुकने के बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहा था तो बस अपनी लाइफ के बारे में ही सोचता रहता है। वो अपने आप में इतना खोया था कि आसपास की जगह पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और रोड क्रॉस करते वक्त अचानक एक कार के सामने आने से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब होता है और अब जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो एक बच्चा बन चुका था, जहां इस वक्त वो एक बूढ़े आदमी की गोद में है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपना मेन कैरेक्टर अब काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी। वो खुद से बातें करते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम शिन है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ अपने दादाजी के साथ हूँ और हाँ मुझे अपनी पिछली लाइफ अच्छी तरह से याद है जहाँ मैं एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब किया करता था। असल में बात यह है कि जब शिन इस वर्ल्ड में आया तो कुछ डीमंस ने उसके और उसके पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तब उस बूढ़े आदमी ने शिन की जान बचाई और तब से पिछले कई सालों से शिन उसके साथ ही रह रहा है। उसके दादाजी की वजह से आज उसके पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिसको अच्छे मैजिशियंस भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके दादाजी को तो यकीन ही नहीं होता कि एक बच्चा ऐसी मैजिकल पावर्स यूज कर पा रहा है और इनका नाम है मर्लिन। इतने में तब यहाँ पर दो लोग और आते हैं, मेलिडा और मिशाइल। मेलिडा तो ये देख के गुस्से में आ चुके थे कि आखिर शिन इतने बड़े जानवर का शिकार क्यों कर रहा है, क्योंकि यार ऐसे काम उसके इतनी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस है। लेकिन शिन के लिए तो जैसे ये भयानक जंगल एक गार्डन की तरह है, उसके लिए यहाँ के जानवरों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद एक बार फिर से टाइम आगे बढ़ता है और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन के दादाजी आज उसे एक डेमन का सामना करने के लिए ले जा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि मैजिक तो वैसे इस वर्ल्ड में सबके लिए है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाते हैं। कुछ इंसानों ने तो डीमंस के रूप में आने के बाद शहरों में काफी नुकसान भी किया है। तब मर्लिन यानी कि उसके दादाजी उसे सर्च मैजिक यूज करने का तरीका बताते हैं जिससे आसपास से किसी भी चीज को ढूंढा जा सकता है। ये मैजिक इतना आसान भी नहीं, लेकिन फिर भी शिन ने तो बस इसे कुछ मिनटों के अंदर ही सीख लिया और अचानक ही तभी दोनों को एक डीमन के करीब होने की फीलिंग आने लगती है। जैसे ही वो लोग अब उस डीमन के पास पहुंचे तो शिन तो यहाँ खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अपने दादाजी की कोई बात सुने बिना ही उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मर्लिन को भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर के लगातार अटैक्स के बाद शिन तो उस डीमन का नामो निशान ही मिटा देता है। जिसके बाद अब सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मर्लिन, मेलिडा और मिशाइल तीनों शिन के बारे में बात कर रहे थे कि उसने जिस तरह की पावर्स इस छोटी सी एज में हासिल कर ली है वो किसी नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं। इन लोगों को इस बात पर शक होता है कि शिन शायद किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, जिस पर मर्लिन कहता है कि अगर ये सच है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो एक बेटे जैसा है। अगले दिन मर्लिन उसे अकेले मिला के उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा असली ग्रैंडफादर नहीं, क्योंकि कल तुमने जिस डीमन को खत्म किया वो वही था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। ये किसी चमत्कार जैसा ही है कि उस डीमन ने तुम्हें कुछ नहीं किया, शायद तब उसने तुम्हें देखा नहीं था। वैसे यार अपने बारे में सारी बातें शिन को पहले से पता थी। उसके दादाजी भी हैरान होते हुए उसे पूछते हैं कि आखिर ये सब जानने के बाद तुम्हारा कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं और वैसे भी उस डीमन को मारकर मैंने उनकी मौत का बदला तो ले ही लिया है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं। उसकी बातों से तो मर्लिन इतना इमोशनल हो गया कि खुशी के मारे रोने ही लग जाता है। एक बार फिर से दोबारा टाइम बीतता है और अब 5 साल बाद का वक्त दिखाया गया जहाँ अपना शिन अब 15 साल का हो चुका है। उससे मिलने के लिए उसके घर पर 4 लोग आए हुए थे, अंकल डिस, क्रिस्टियाना, मार्क्स और टॉम। असल में चारों ही शिन के दादाजी के यानी कि मर्लिन के काफी पुराने साथी हैं। वो उससे पूछते हैं कि वैसे अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अब तो तुम काफी बड़े भी हो चुके हो। तो शिन बताता है कि मुझे तो खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इस जंगल से बाहर निकला ही नहीं, इसलिए मैं पहले पास के किसी टाउन में जाकर बाहर की दुनिया को देखना चाहूंगा। उसे थोड़ी और बातें करने के बाद सबको ये पता चलता है कि असल में शिन तो आज तक कभी शॉपिंग करने भी नहीं गया। इसका मतलब शिन ने इस जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। मर्लिन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, मैंने तो इसे ये सब कभी सिखाया ही नहीं। टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए शिन उसके दादाजी के साथ सभी को लेकर मैदान में आता है, जहाँ आज वो इन सबको अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखाने वाला है। मर्लिन तब उसे अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है, जो सुनते ही शिन आसपास एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करते हुए ब्लू फ्लेम्स बनाकर दिखाता है। इन सब की आंखें तो ये देख के फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ब्लू फ्लेम्स नहीं देखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिन उन फ्लेम्स का यूज करके सामने वाले पहाड़ पर अटैक करता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ की जमीन के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका था। सबकी भाई ये देख के फट के 4 हो जाती कि आखिर शिन के पास इतनी पावर्स आई कहाँ से। मेलिडा तो गुस्से में मर्लिन को ही पकड़ के डांटने लगे कि आखिर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, एक छोटे से बच्चे से तुम ऐसा मैजिकल स्पेल कैसे करवा सकते हो। अब इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दे, शिन आगे दोनों को शांत कराता है। सब लोग अब वापस आकर आपस में बैठ के बस इसी बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर शिन को बाहर की दुनिया में भेजना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी पावर्स को देख के लोग उसे हासिल करने के लालच में उस पर अटैक भी कर सकते हैं। तब शिन के अंकल डिस सभी से कहते हैं क्यों ना हम शिन को मैजिक एकेडमी में भेज दें, अभी इसके लिए वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ओह, तो कहीं तुम्हारा इरादा इसे अपने आर्मी में रखने का तो नहीं? नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इसे अपने साथ शामिल नहीं करूंगा। शिन के पूछने पर अंकल डिस उसे बताते हैं कि मैजिक एकेडमी रॉयल कैपिटल में
एक स्कूल है जहाँ टैलेंटेड बच्चों को मैजिक यूज करने का तरीका सिखाया जाता है। उस अकेडमी में काफी दूर दूर से बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो इससे तुम वहाँ पर काफी सारे दोस्ती बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि काफी टफ होता है। यही बातों बातों में शिन को ये भी पता चलता है कि अंकल डिस असल में सिटी किंगडम के किंग हैं और क्रिस्टियाना रॉयल गार्ड्स के ऑर्डर पर अंकल डिस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ रहती है। और तो और मार्क्स भी काफी हाई लेवल मैजिक डिवीजन का मैजिशियन है। ये सब सुन के अब जब शिन मिशेल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन असल में मैं पहले नाइट कमांडर हुआ करता था। शिन सोचता है कि अब यार चल क्या रहा है, इतने सालों से मैं इन लोग के साथ था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि लोग इतने हाई पोस्ट वाले लोग हैं। लेकिन उसे एक बात नहीं समझ में आती कि आखिर एक किंग उसके दादाजी का दोस्त कैसे बन गया। तो उसके अंकल डिस उसे बताते हैं कि दरअसल सालों पहले जब डिमस ने हमारी कंट्री पर अटैक किया था तब मेरी उम्र काफी कम थी, लेकिन मैं फिर भी किसी की बात न मान के उस डिमस से अकेले ही लड़ने चला गया। उस वक्त अगर मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा मेरी जान बचाने को ना आते तो मेरा मरना तो पक्का तय था। जब से इन दोनों ने मिलकर उस पावरफुल डीमन को हराया, पूरे देश के लोग इन्हें हीरोज मानने लगे और टाइम बीतने के साथ मैं इन लोगों से काफी अच्छी जान पहचान भी हो गई। मतलब कि शिन के दद्दू और दादी जिन्हें अब तक वो नॉर्मल समझ रहा था, वो तो असल में एक टाइम पर इस दुनिया के हीरोज हुआ करते थे। ये सब सुनकर तो उसे खुद के ही होश उड़ जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, मुझे ये सब बातें अब पता लग रही हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफी सालों बाद मर्लिन और मेलिडा शिन के साथ किंगडम में रहने के लिए आते हैं। इन दोनों का घर तो यार किसी आलिशान महल से कम नहीं होता, जहाँ पर काफी सारे वर्कर्स और सर्वेंट्स भी मौजूद थे। सच में अगर ये लोग इतने अमीर है तो अब तक पता नहीं जंगलों में क्यों रह रहे थे। शिन अब सिटी घूमने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पहली बार वो इस वर्ल्ड के लोगों और यहाँ के नजारों को देख रहा था। काफी देर तक घूमते घूमते वो एक गली में पहुंचता है जहाँ कुछ बदमाश दो लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो ये देखते ही बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन्हें अच्छी तरह से पेल देता है। दोनों ही लड़कियां उससे काफी खुश होकर उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उनमें से एक की क्यूटनेस पर तो शिन लगभग खो ही चुका था। तीनों ही अब एक कैफे में आते हैं जहाँ पर इन दोनों का नाम पता चलता है। इस लाल बालों वाली का नाम मारिया और ब्लू वाली का नाम सिसिली है। इनसे बात करने पर शिन को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां भी मैजिक एकेडमी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। वो अब जब दोनों से ही हाथ मिलाकर उन्हें एग्जाम के लिए गुड लक कहता है तो सिसिली का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो गया। तो समझ जाओ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बातों बातों में मारिया उससे पूछती है क्या तुम जानते हो मिस्टर मर्लिन और मिसेस मेलिडा हाल ही में सिटी में वापस लौटे हैं। कितनी खुशी की बात है, मैं तो उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुन के तो यार अब तुम लोग भी समझ ही गए होगे कि ये और किसी की नहीं बल्कि अपने शिन के दादा और दादाजी की बात कर रही है। शिन उससे पूछता है किसका मतलब तुम्हें वो दोनों काफी पसंद है। हाँ तुमने सही कहा, और मैंने सुना है कि इस साल तो उनका ग्रैंडसन भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। वो तो हमारी एज का ही होगा, पता नहीं मैं उससे कब मिलूंगी। अब यार इसे कहाँ पता कि जिसके बारे में सोच के इतना सपने सजा रही है वो और कोई नहीं बल्कि अपना शिन ही है। तभी अचानक कुछ काम आने पर शिन उन्हें बैग के वहां से चला जाता है। तब मारिया सिसिली को चिढ़ाते हुए कहती है अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो क्या मैं उसे अपना बना लूं। जो सुनते ही वो उसे हड़बड़ाते हुए मना करती है कि अरे नहीं इतने जल्दी क्या है तुम्हें, अभी तो हमारा वो ढंग से दोस्त भी नहीं बना। इसकी हरकतें साफ जाहिर कर रही है कि इसका दिल आ चुका है शिन के ऊपर। इसके बाद अब सीधा एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन बाहर खड़ा मारिया और सिसिली को ही ढूंढ रहा था। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद जब वो क्लासरूम की लिस्ट चेक करने पहुंचता है तो एक लड़का एटीट्यूड में आके उसे वहां साइड होने के लिए कहता है, लेकिन शिन तो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम लोग मेरे वीडियोस के लाइक बटन को, तो इसी बात पे लाइक कर दो। गुस्से में आके वो जैसे शिन के कंधे पर हाथ रखता है शिन तो उसे एक झटके में घुमा के उसके हाथ को ही मोड़ देता है। बताएगा जरा कि तूने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा। इस लड़के का नाम है कर्ट, जो कि एक काफी हाई क्लास रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और क्योंकि शिन ने उसके साथ ऐसी हरकत की तो गुस्से में आके वो काफी बकते हुए उस पर अपनी भड़ास निकालने लगता है। लेकिन इससे पहले कि शिन कुछ कहता है वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसे देखते ही कर्ट चुपचाप अपना मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। इस लड़के का नाम ऑगस्ट है जो कि अंकल डिस का बेटा है, यानी कि यहाँ का प्रिंस है ये, इसलिए तो कर्ट इसे देखकर चुपचाप चला गया। शिन पूछता है तो क्या तुम सच में अंकल डिस के बेटे हो, तो इसका मतलब तो फिर हम दोनों कजन्स हुए। ऑगस्ट को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि शिन मिस्टर मर्लिन का ग्रैंडसन है तो उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मारिया और सिसिली भी दूर खड़े सब देख के सोच रहे थे कि आखिर कैसे शिन पहले दिन ही प्रिंस का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। अगले सीन में अब सभी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम का रिटन टेस्ट होता है और बस इसके कुछ ही देर बाद फिजिकल टेस्ट शुरू होता है जहां इन सभी लोगों को सामने दिख रहे टारगेट पर मैजिक अटैक से फायर करना है। जब अब सारे स्टूडेंट्स अपना अपना मैजिक अटैक परफॉर्म करने लगे तो उसे देखकर तो शिन अपना सड़ी पकड़ लेता है, क्योंकि यार यहाँ पर हर कोई अपना कुछ ना कुछ मंत्र बोलकर मैजिक परफॉर्म कर रहा था, पर शिन को तो ऐसा कुछ बोलना आता ही नहीं। अब जब उसकी बारी आती है तो टीचर उसे अपनी पावर्स कंट्रोल में रखते हुए अटैक परफॉर्म करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे किंग ने यानी कि अंकल डिस ने उसे शिन की पावर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। और अब अपने टीचर की बात मानते हुए शिन अपना मैजिक यूज करना शुरू करने लगता है। हर कोई ये देखकर बहुत ही हैरान था कि यार तो बिना कुछ बोले सब कुछ कर रहा है। शिन अब अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखते हुए जैसे टारगेट पर अटैक करता है तो आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। टीचर ने इसे बस छोटा सा अटैक करने के लिए बोला था, लेकिन यार इसने तो सब कुछ ही उड़ा डाला। इसके बाद अब सभी टीचर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग शिन के इतना पावरफुल होने के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। एग्जाम पास करने के बाद अगले दिन शिन और अगस्त एकेडमी की यूनिफॉर्म लेने जाते हैं। वहाँ बैठे टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पर ऑलरेडी डिफेंस मैजिक यूज कर दिया गया है, तो इसे तुम्हें फिर से करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते शिन एक इवली स्माइल देते हुए सोचता है अगर मैं इस पे एक बार फिर से अपना वाला मैजिक करूँ तो। टीचर उसे तब बताते हैं कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है, इसलिए तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में एक स्पीच देनी होगी। शिन सोचता है कि यार यार कहाँ फंस गया मैं, अब मुझे स्पीच भी देनी होगी। वैसे अगर आप ध्यान दे तो प्रिंस ऑगस्ट भी यहाँ पर है, इनके होते हुए भला मैं कैसे स्पीच दे सकता हूँ। तो ऑगस्ट कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, हमारे इस स्कूल में रॉयल्स और बाकी बच्चों के बीच बिल्कुल
बिल्कुल भी फर्क नहीं करते, सब लोग बराबर हैं, इसलिए सबको टीचर्स ने जो स्कोर दिए हैं उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए। असल में यार बात यह है कि प्रिंस बड़ा चालू है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए शिन को बातों में उलझाकर उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। दूसरी तरफ ये कर्ट काफी गुस्से में आ चुका था और खुद से कहता है, मैं इस क्लास में होने के बजाय एक क्लास में कैसे हो सकता हूँ, और तो और जिस लड़के ने मुझे प्रिंस के सामने शर्मिंदा किया उसने इस एग्जाम को टॉप कर लिया, अब चाहे कुछ हो जाए मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। इधर शिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने यूनिफॉर्म पर पहले से किए गए डिफेंस मैजिक को हटाकर अपना मैजिक लगाने की कोशिश कर रहा था और वो बड़ी आसानी से इसमें कामयाब भी हो जाता है। खुशी के मारे वैसे जोर से चिल्लाने लगा कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। क्या हुआ, तुम शांत नहीं रह सकते क्या, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? शिन अब जब मेलिडा को अपना यूनिफॉर्म दिखाता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, पर ऐसा क्यों ये तुम्हें आगे पता लगेगा। इसके बाद सीधा एंट्रेंस सेरेमनी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ शिन और उसके दादा दादी गेट पर खड़े उसे कहते हैं, तुम अपने इस यूनिफॉर्म के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। असल में आज के दिन ही शिन को अपनी स्पीच देनी है, इसलिए वो काफी घबराया हुआ था और हर एक सच्चे दोस्त की तरह अगस्त उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको और मजे ही लेता है। सेरेमनी के टाइम पर टीचर ने जैसे शिन का पूरा नाम लेकर उसे स्टेज पर बुलाया तो मारियो और सिसिली पूरी तरह हैरानी हो जाते हैं, क्योंकि शिन का सरनेम है वॉलफोर्ड, यानी कि वो मिस्टर मर्लिन वॉलफोर्ड का ग्रैंडसन है। और ये जानने के बाद तो ये कर्ट अंदर ही अंदर और ज्यादा गुस्से में जलने लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि शिन की जगह पर उसे होना चाहिए। इन लोगों की अब क्लास खत्म होने के बाद शिन को पता चलता है कि एक लड़का सिसिली को काफी परेशान कर रहा है, वो हमेशा अपने फैमिली स्टेटस का रौब दिखाकर उसके पीछे पड़ा रहता है। असल में लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट था, क्योंकि सिसिली इसकी फियांसे है, इसलिए कर्ट हमेशा उसके ऊपर अपना हक जताने की कोशिश करता है। शिन उसे दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, इस बार बस तुम डरना मत, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद अब जब दोबारा कर्ट सिसिली के पास आता है तो वो उसे डरती नहीं और शिन के इस तरह बीच में आने की वजह से वो उसे और ज्यादा धमकाने लग जाता है। लेकिन इतने में ही एंट्री होती है अगस्त की, इसलिए चुपचाप उसे वहां से निकलना पड़ता है। कुछ देर बाद अब शिन सबको अपने घर लेकर पहुंचा, जहां वो अपने दादू और दादी को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए कहता है, हो सकता है कि कर्ट दोबारा सिसिली को परेशान करने की कोशिश करे, इसलिए मैं सिसिली के यूनिफॉर्म पर अपना बड़ा डिफेंस मैजिक यूज करना चाहता हूँ। तो वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने जो अपने यूनिफॉर्म के ऊपर मैजिक इस्तेमाल किया उससे वो अब इतना कीमती हो चुका है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है, इसे सभी से छुपाए रखना बहुत ही जरूरी है। ये सब जानने के बाद सिसिली भी अब इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर वो बस शिन का फायदा उठाएगी और कुछ नहीं। इसी बात के ऊपर अब इन लोगों की काफी देर तक ऐसी चर्चा चलती है और आखिर में फाइनली सिसिली को मनाने के बाद शिन ये डिसाइड करता है कि वो सभी के यूनिफॉर्म के ऊपर अपना मैजिक अप्लाई करेगा। उसके अंकल डिस उसे कहते हैं, देखो शिन, तुम्हारा जो ये मैजिक है बहुत से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अगर इसके बारे में हमारे मिलिट्री को पता चला तो इससे एक वॉर भी हो सकती है। अब जब सब जाने लगे तो शिन सिसिली से कहता है, तुम कल से स्कूल अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अभी भी इसका खतरा टला नहीं है, वो शायद तुम्हें नुकसान ही पहुंचा सकता है। शिन तब सबको अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके दिखाता है, जो देखो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने इस तरह से मैजिक का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन, मारियो और सिसिली तीनों ही एक साथ स्कूल जा रहे थे। चलते चलते ये दोनों आपस में बातें करने में इतने खुश जाते हैं कि मारियो को तो बिल्कुल भूल ही गए। थोड़ा सबर नहीं हो रहा क्या तुम लोगों से, रोड पर ही सारी बातें करनी है। तीनों जब स्कूल पहुंचे तो एक न्यू स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम है एलिस, और ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट डे क्लास के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि टीचर उन्हें पूरे स्कूल का टूर देते हुए बताते हैं कि ये स्कूल दो हिस्सों में बटा है, एक जिसमें तुम सबकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं और दूसरा वो जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल, लेबोरेटरी और स्टडी ग्रुप्स हैं। यहाँ काफी सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि अटैक मैजिक, लाइफ स्टडी, बॉडी लैंग्वेज और भी बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स। पीछे खड़ा अगस्त का बॉडीगार्ड जूलियन कहता है, अगर मुझे प्रिंस के साथ न रहना होता तो मैं जरूर बॉडी लैंग्वेज ग्रुप में होता। अरे इसमें क्या है, तुम चाहो तो अभी भी रह सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो इस मैजिक एकेडमी के अंदर मेरी कोई रॉयल्टी नहीं चलती। असल में यार बात यह है कि अगस्त को अपने बॉडीगार्ड से पीछे छुड़ाना है, बड़ी चालाकी से काम निकलवाता है सभी से। एलिस तब शिन से पूछती है कि आखिर तुम कौन सा स्टडी ग्रुप चुनोगे, तो वो मना करते हुए कहता है कि नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। अरे वैसे तुम चाहो तो अपना भी एक ग्रुप बना सकते हो। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अगर शिन खुद का कोई स्टडी ग्रुप बनाएगा तो हम लोग भी उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। ग्रुप स्टार्ट करने के लिए 5 से ज्यादा मेंबर्स और एक फैकल्टी एडवाइजर होना चाहिए। और हाँ शिन, तुम चाहो तो मैं भी एडवाइजर बन सकता हूँ। जिसके बाद सब लोग बस इसी बात पे चर्चा करना डिसाइड कर देते हैं कि इस ग्रुप का नाम क्या होगा, और फाइनली वो लोग एक नाम चुनते हैं, अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। सबके सब बस खुद ही फैसला करने में लगे थे, शिन की तो कोई सुनता भी नहीं। अब शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महल के अंदर अंकल डिस के साथ कुछ लोग बैठकर डीमंस के इस फैलते आतंक के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं। असल में पिछले 1 साल के अंदर इन डीमंस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग धीरे धीरे सामने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान इन डीमंस के ऊपर जाए, इसलिए यहाँ बैठे कई लोगों का मानना था कि इन डीमंस को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। तो इस तरफ इधर कर्ट के डैड को दिखाया गया जो कि उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे थे। तुमने आखिर समझ क्या रखा है, तुम अकेडमी में अपने फैमिली का नाम कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मुझे किंग ने बुलाया था। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि उस मैजिक अकेडमी के अंदर हमारी कोई रॉयल्टी नहीं चलती। आखिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, ये सब उस शिन की वजह से हुआ है। अब तो उसने मेरी फियांसे को भी मुझसे दूर कर दिया। कर्ट से सब और बेतुकी की बातें सुन के उसके डैड उसे एक पंच मार के वहीं पे सुला देते हैं और उसकी हरकतों की वजह से सजा के तौर पर उसे ले जाकर एक रूम में बंद करवा देते हैं। इसके बाद अगले दिन अकेडमी में इन सबको भी ये बात पता लगती है कि कर्ट के डैड ने उसे एक रूम में बंद करवा दिया है। तुम लोग को इसके बारे में कुछ पता है क्या कि कर्ट ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? तो अगस्त के दोनों बॉडीगार्ड थॉर और जूलियन उसे बताते हैं कि हम लोग कर्ट के साथ मिडिल स्कूल में थे। उस टाइम उसका बर्ताव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से उसने मिस्टर स्ट्रॉन्ग के लैब में जाना शुरू किया तब से ही वो इस तरह घमंडी हो गया है। दरअसल बात यह है कि काफी सालों पहले मिस्टर स्ट्रॉन्ग को उसके एम्पायर से निकाल दिया गया था, लेकिन तब उसे हमारी अकेडमी में एक टीचर के तौर पर ट्रांसफर किया गया और जो भी स्टूडेंट उसे अच्छा लगता है वो उसे अपने लैब में बुलाता। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें वो कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन कर्ट का तो वहाँ रेगुलर आना जाना था। वैसे तो स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड है, कुछ देख नहीं सकता, पर अपने आंखों पर उसने किसी तरह के स्पेशल ग्लासेस लगा रखे हैं जिससे वो आसपास की हर एक चीज को देख पाता है। दूसरी तरफ यहाँ कर्ट
कर्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग आया हुआ है कर्ट से मिलने के लिए। दरअसल उसकी मॉम ने ही इन्हें बुलाया ताकि वो ये जान सके कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग कर्ट के पास आके उसे कहता है, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम हासिल न कर सको, बकवास मत करो, मुझे तो वो लड़की भी नहीं मिल पाई क्योंकि हर बार वो लड़का मेरे रास्ते में आ जाता है। उसकी बातें सुनकर स्ट्रॉन्ग उसे समझाते हुए उसके ऊपर किसी तरह का मैजिक यूज करते हुए बोलता है, जिसने तुम्हारा हक छीना, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगे। इधर अकेडमी के अंदर ऑगस्ट शिन और सिसिली के बैठ के मजे ले रहा होता है। बातों बातों में सबको ये पता चलता है कि शिन ने 10 साल की छोटी सी उम्र में ही एक डिमन को मार गिराया था। सबकी होश उड़ जाते हैं कि भाई क्या ये बंदा, इसने खेलने कूदने की उम्र में डिमंस को मार कर रखा हुआ है। कुछ देर बाद ब्रेक खत्म होने के बाद जब सभी अपने क्लासरूम में वापस जा रहे थे कि तभी शिन को एक नेगेटिव प्रेजेंस फील होती है। उसने जब सामने देखा तो वहाँ पर कर्ट खड़ा होता है जो कि इस वक्त नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। गुस्से में अचानक वो सबके ऊपर खतरनाक अटैक करता है जो शिन जल्दी से रोकने की कोशिश तो करता है पर कर्ट तो अब इतना पावरफुल हो चुका है कि शिन के तो हाथ ही जल जाते हैं, लेकिन वो जल्दी उसे हीलिंग मैजिक से ठीक भी कर लेता है। इधर कर्ट का बिहेवियर बिल्कुल ही अजीब हो चुका था। उसका तो इस वक्त खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है और देखते ही देखते वो सभी के सामने एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए शिन ऑगस्ट से बाकी सभी को ले जाने के लिए कहता है और अब अकेले ही उसे लड़ने का फैसला करता है। ऑगस्ट और बाकियों के पास भी शिन की बात मानने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद शुरू होती है कर्ट और शिन के बीच की भयानक बैटल। और ये तो इतना पागल हो चुका था कि शिन को जान से मारे बिना शांत नहीं बैठेगा। शिन किसी तरह से बचते हुए उसके ऊपर अपने एक नॉर्मल अटैक से शुरुआत करता है और बस इससे ही कर्ट काफी घायल हो चुका था। आज तो मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा, अब तो मुझसे नहीं बचने वाले। उसकी बातें सुनकर शिन खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि डीमंस कभी बात नहीं करते, पर कर्ट तो पूरे होशो हवास में बात कर पा रहा है। इसी तरह थोड़ी देर तक और लड़ने के बाद उसे समझ में आता है कि असल में अभी कर्ट पूरी तरह से एक डीमन नहीं बना, उसे अभी भी रोका जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो अभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। कर्ट गुस्से के ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि शिन को तो अब मार के ही छोड़ेगा और एक बड़े ब्लास्ट से सब कुछ उड़ाने के लिए वो एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है। शिन भी लगातार अपने अटैक्स करके उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कर्ट के इस डिमोनिक पावर के सामने इन सबका कोई फायदा नहीं। आखिर में अपने शिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय कर्ट को पूरी तरह से खत्म करने के, क्योंकि हालात यहाँ कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। वो अपनी एक मैजिकल स्वॉर्ड निकालकर कर्ट के सर को काट के बीच से अलग ही कर डालता है। एक झटके में यार शिन ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब इस बात से वो काफी दुखी भी था और खुद से कहता है, आज तक मैंने किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आज मुझे अपने इन हाथों से अपने क्लासमेट को मारना पड़ा। थोड़ी देर बाद अब बाकी सभी वापस आते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि शिन ने एक डीमन को खत्म कर दिया। ऑगस्ट से कहता है, अब ये बात काफी आगे बढ़ने वाली है, हम इसे लोगों से छुपा नहीं सकते। ये हमारे पूरे हिस्ट्री का वो दूसरा इंसान था जो कि एक डीमन ने बदला और तुमने तो इसे ऐसे ही मार डाला। रॉयल गार्ड्स के आने पर ऑगस्टो ने बताता है कि डीमन को मारने वाला और कोई नहीं मर्लिन वॉलफोर्ड का ग्रैंडसन शिन वॉलफोर्ड है। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि कहता है, आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, अब मैं इस किंगडम की तबाही के एक कदम और करीब आ चुका हूँ। असल में स्ट्रॉन्ग यहाँ मैजिक अकेडमी के पास की बिल्डिंग पर खड़ा शिन पर नजर रख रहा था। मुझे एक बात बताओ, किसी के लिए भी डिमोनॉइड बनना इतना आसान है क्या? असल में जो भी इंसान डिमोन बदलता है उसे डिमोनॉइड कहा जाता है। शिन के पूछने पर बाकी सभी स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि पहली बार जब एक इंसान डिमोनॉइड बना था तो वो काफी हाई लेवल का मैजिशियन था जिसका उसे खुद की पावर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं था। और देखा जाए तो कर्ट का डिमोन बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं, क्योंकि वो तो भी एक मैजिक स्कूल में ही था, सभी की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमंस को कोई आर्टिफिशियली बना सके? क्योंकि मेरे दादाजी ने बताया था कि जब कोई इंसान डीमन बनता है तो वो अपने सारे होश खोकर बस चिल्लाता ही रहता है। लेकिन कर्ट तो मुझसे लड़ते वक्त बात कर पा रहा था और थोड़ा होश में भी था। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। पर किसी को भी शिन की बातों पर उतना कोई यकीन नहीं होता और ना ही कोई इस पर ज्यादा ध्यान देता है। अब जब ये सारी बातें बताने के लिए शिन अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि अंकल डिस भी यहाँ है। असल में बात यह है कि शिन ने एक डिमोनॉइड को मार गिराया, इसलिए उसके अंकल डिस उसके दादू और दादी को बताने आया था कि शिन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम मिलेगा। वो भी खुद सुनकर हैरान था और पूछता कि भला अब इसकी क्या जरूरत। साथ ही उसके दादाजी भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि वो नहीं चाहते कि शिन को किसी भी पॉलिटिकल मामले में डाला जाए। तो अंकल डिस उन्हें कहते हैं, तुम दोनों तो जानते ही हो, सालों पहले जब एक डिमोनॉइड आया था तो पूरा शहर खत्म होने के कगार पर आ चुका था और अभी के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा दोबारा भी हो सकता है। लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि एक बच्चे ने डिमोनॉइड को हराया। आपके ग्रैंडसन ने वो किया है जो आज से आपने काफी सालों पहले किया था और आपको भी इसके लिए अवार्ड तो मिला ही था, इसलिए हम लोगों को भी शिन को एक अवार्ड देना चाहिए, नहीं तो लोगों के बीच बात बिगड़ सकती है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हमें शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जिस पर डिस खुद मैरिलिन के सामने जो कोई प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। सबको ये देख कर होश उड़ जाता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। किंग ने तो शिन के दादाजी के सामने अपना सर झुका लिया। इसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर शिन जब इन दोनों के साथ स्कूल जा रहा था तो आसपास की सारी लड़कियां बस उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। देखो ये तो वही है जिसने डिमोनॉइड को हराया था। शिन की पॉपुलैरिटी तो भाई अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि स्कूल में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स बस उसके ही ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते थे। उनका टीचर भी सोचे पड़ जाता कि भाई अगर सबके सब शिन के ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो बाकी के ग्रुप्स का क्या होगा। इसलिए वो यहाँ पर एक शर्त रखते हुए सभी से कहता है कि जो भी स्टूडेंट डायमेंशन मैजिक का सही यूज कर पाएगा सिर्फ वही शिन के ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। दूसरी तरफ इधर अंकल डिस को दिखाया गया जो कि अपने दो मिनिस्टर्स को उस डिमोनॉइड के बारे में इन्हें बता रहे होते हैं, जहाँ इन्हें भी अभी लगता है कि उन डिमोनॉइड्स को कोई आर्टिफिशियली बना रहा है। और क्योंकि शिन का भी शक अब इसी चीज पर है तो वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का फैसला करते हैं ये देखने के लिए कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इधर अकेडमी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर शिन के ग्रुप में दो नए मेंबर्स को ज्वाइन किया गया है, बीन और ओलिविया। ये दोनों ही टीचर के सारे टेस्ट को पास करके शिन के ग्रुप में आए हैं। जहाँ बीन की फैमिली पूरे शहर में पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए मशहूर है, वहीं ओलिविया के फैमिली का खुद का एक वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है। शिन बीन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए एक वेपन बना सकते हो? अरे नहीं नहीं, मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही आता है। वैसे भी यार तुम्हारे वेपन्स ने तो एक डिमोनॉइड तक को मार दिया था, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ करना मेरे बस की बात तो नहीं। तो शिन कहता है कि चिंता मत करो, वो बस एक रेगुलर स्वॉर्ड है जिसके ऊपर मैंने कुछ मैजिक स्पेल्स यूज किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इसे और पावरफुल बनाओ। शिन के थोड़ा बहुत और समझाने के बाद फाइनली बीन इसके लिए मान जाता है।
दूसरी तरफ दिखाया गया कि दो इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला है कि कर्ट डिमोनॉइड बनने से पहले मिस्टर स्ट्रॉन्ग से मिला था, इसलिए वो लोग अब शाम के टाइम पे जांच पड़ताल करने के लिए स्ट्रॉन्ग से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी आंखें कैसे खराब हुई। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की लीडरशिप से निकाल दिया गया था और मैंने अपनी आंखें तब खोई जब मेरी फैमिली के ही एक मेंबर ने मुझे मारने की कोशिश की। वैसे हमने सुना था कि तुम काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाते थे, इसके पीछे क्या वजह है? तो स्ट्रॉन्ग उन्हें बताते कि मैं एम्पायर से हूँ, इसलिए मुझे यहाँ अच्छे रिजल्ट्स लाके दिखाने थे। और तो और मेरे साथ काम करने पर मेरे स्टडी ग्रुप के सभी बच्चों की मैजिक एबिलिटीज काफी बढ़ गई थी। लेकिन कर्ट के बारे में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि वो ऐसा रास्ता चुनेगा। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें आपकी मदद चाहिए। हम लोग किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो ये पता कर सके कर्ट डिमोनॉइड कैसे बना। इसके कुछ देर बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स स्ट्रॉन्ग को अपने साथ किसी दूसरे इंसान के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन असल में तो इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ तक लाने की एक साजिश थी, क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड में आता है तो सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। महाराज ने जब हमें उस डिमोनॉइड के बारे में पता लगाने के लिए ऑर्डर दिया था तब उन्होंने हमें किसी को भी उस डिमोनॉइड का नाम बताने से मना किया था, क्योंकि एक टॉप सीक्रेट है, ताकि उससे इसकी फैमिली बदनाम ना हो। लेकिन तुम्हें तो किसी के बिना बता ही पता चल गया कि कर्ट ही डिमोनॉइड था और अब पकड़े जाने के बावजूद स्ट्रॉन्ग और हंसता ही है और सभी के सामने वो इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसने कर्ट को डिमोनॉइड बनाया। जो सुनते ही अब सारे सोल्जर्स एक साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरे तरफ शिन और उसके सारे दोस्तों को दिखाया गया जो घर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अचानक तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो देखते कि सामने स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ऑगस्ट से पूछने पर शिन को भी कंफर्म हो जाता है कि यही है मिस्टर स्ट्रॉन्ग। तभी इन्वेस्टिगेटर सबको उसकी असलियत बताते हुए सभी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन शिन को जैसे ही पता चला कि कर्ट को इसी ने डिमोनॉइड बनाया था तो वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके ऊपर अटैक ही कर देता है। स्ट्रॉन्ग ने उससे बचने की कोशिश तो की, लेकिन यार शिन की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। वो किसी तरह शिन के अटैक से बचते हुए हवा में उड़ने लगता है और उससे कहता है, अरे ये क्या, वाइज मैन के ग्रैंडसन को तो फ्लोटिंग मैजिक भी नहीं आता। अचानक तभी शिन इतने तेजी से ऊपर की तरफ कूदते हुए अटैक करता है कि स्ट्रॉन्ग को तो बचने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही सेकंड उसकी आंखों पर लगा हुआ वो छोटा सा मास्क हट जाता है, जहां अंदर से उसकी आंखें पूरी तरह रेड होती है। वैसे भी तुम लोगों को तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन शिन को ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग भी एक डिमोनॉइड ही है, पर पूरे होशो हवास में। मैं इंसानों से अब काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, तुम इंसान तो मेरी जूते के बराबर भी नहीं। जो सुनकर शिन काफी गुस्से में इस बार अपना फाइनल अटैक ब्लू फ्लेम्स का यूज करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ये देख के उसका और मजाक उड़ाने लगता है, क्या हुआ बच्चे, चुप गए क्या? लेकिन यार असल में तो शिन ने यहाँ पर कुछ और ही किया है। आसमान में एक काफी बड़ा मैजिकल सर्कल क्रिएट होने लगता है और उसके पूरा बनते ही बहुत सारे अटैक स्ट्रॉन्ग के ऊपर एक साथ बिना रुके ही बरसना शुरू कर देते हैं। ये मैजिक तो इतना पावरफुल था कि देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में स्ट्रॉन्ग का पूरा नामो निशान ही मिट जाता है। जिसके अब कुछ देर बाद शिन सर्च मैजिक से उसे ढूंढने लग जाता है कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गया, लेकिन क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिलता तो उसे लगा कि शायद स्ट्रॉन्ग सच में खत्म हो चुका है। इतने में वहाँ कुछ हाई कमांड के लोग भी आते हैं जो कि और कुछ करने तो नहीं बस शिन की तारीफ करने आए थे। उनके पूछने पर शिन बताता है कि मैंने सनरेज को हीट रेज में कन्वर्ट करके अटैक किया था और मेन बात यहाँ पर यह है कि शिन ने सन की एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छे मैजिशियंस की बस की बात नहीं होती। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है, हाँ ये अभी जिंदा है। किसी तरह शिन के अटैक से बचने के लिए पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया था। लगता है मैंने उस लड़के को काफी कमजोर समझ लिया, पर आगे से अब मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मेरे काम के बीच में दखल न दे। अगले दिन जब सारे लोग शिन के घर पर थे तो उसकी दादी मारिया से पूछते कि शिन और सिसिली के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो मारिया बताते कि हाँ सिसिली शिन को पसंद करती है, लेकिन वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने अभी तक खुद अपनी फीलिंग्स रियलाइज ही नहीं की। बचपन से उसे अब तक काफी लड़कों ने प्रपोज किया है, लेकिन उसने किसी को भी भाव नहीं दिया। बेचारी इतनी भोली कि उसे प्यार का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ देर बाद जब शिन अपनी स्वॉर्ड देखने वर्कशॉप की तरफ जा रहा होता है तो काफी सोच में डूबा हुआ था। ऑगस्ट के पूछने पर शिन बताता है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अभी जिंदा है, क्योंकि जब मैंने ये अटैक स्कर्ट पर किए थे खुले आसमान में तब वहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लास्ट स्ट्रॉन्ग ने खुद किया था ताकि हमें कुछ पता न चले। इस पर ऑगस्ट से कहता है, वहाँ तुम्हें जो भी वेपन पसंद है तुम ले सकते हो, हम लोग तुम्हें वो दिलाएंगे, क्योंकि अगर सच में स्ट्रॉन्ग जिंदा है तो तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं मार सकता। इसके बाद जब ये सब बीन के वर्कशॉप में उसके डैड के पास उससे मिलने पहुंचे तो वो कुछ काम में लगा होता है, इसलिए बीन के ऊपर चिल्ला देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जैसे ही ऑगस्ट को उसने अपने सामने देखा तो खुद अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगने लगता है। तो ऑगस्ट उन्हें बताता है कि यह शिन वॉलफॉर्ड वाइज मैन मर्लिन का ग्रैंडसन और आपको इसके लिए एक पावरफुल वेपन तैयार करना है। ये सुनकर तो बीन के डैड हैरानी हो गए, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि ये तो शिन है जिसने डिमोनॉइड को हराया था, और वो खुशी खुशी उसके लिए वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एम्पायर के इंपीरियल कैसल के अंदर दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जेस्ट नाम का ये आदमी दूसरे को बता रहा था कि किंगडम के अंदर मेरा एक स्पाई है। उसी से मुझे खबर मिली है कि हाल ही में कुछ डिमोनॉइड्स ने किंगडम में अटैक किया है। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो किंगडम पर कब्जा करने के लिए हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इधर वर्कशॉप से बाहर आने पर शिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर देखता है, जहाँ पर काफी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। वो सोच रहा था कि क्यों ना वो सिसिली के लिए भी कुछ ले ले, लेकिन सिसिली तो इधर मनी मन अपने सपने साथ जाने लगी कि कहीं शिन उसे रिंग तो नहीं देने वाला। ये बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रोमांटिक आइटम, पर शिन तो यार सोच रहा था कि वो किसी मैजिकल वेपन को लेकर उसके ऊपर अपना डिफेंस मैजिक कर दे। इस वर्ल्ड में आने के बाद इसे मैजिक के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा। बेचारी सिसिली के सपने भी तोड़ दिए इसने। कुछ देर बाद जब वो दोनों शॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी रिंग भी मिल रही है, इसलिए मौका न गवाते हुए फाइनली वो उसे एक रिंग लेकर पहना देता है। माहौल तो यहाँ ऐसा बन चुका है कि जैसे दोनों की एंगेजमेंट चल रही हो। इसके बाद सीधा अवार्ड सेरेमनी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन को अवार्ड देने के लिए बुलाया होता है। शहर के काफी सारे लोग भी इस अवार्ड सेरेमनी में आए हुए थे। किंग उन्हें बताता है कि मैंने अपने दोस्त वाइज मैन मर्लिन से एक प्रॉमिस किया था कि कभी भी मैं शिन को पॉलिटिक्स या मिलिट्री के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर उनसे मेरा ये वादा टूटेगा तो वो लोग सिटी
पार्टी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग भी इस बात का खास ध्यान रखें। सेरेमनी खत्म होने के बाद जब मारिया, शिन और सिसिली स्कूल जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो यहाँ काफी सारे लोग शिन को देखने के लिए खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अवार्ड मिलने के बाद तो शिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू चुकी है, तो लोगों की भीड़ से बचने के लिए शिन को टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लास में आने के बाद वो सभी से कहता है, किंगडम के हालात देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको मैजिक में लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नौबत यहाँ तक आ जाए कि हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़े। लेकिन अब इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मैजिक सिखाना शुरू करूँ, पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर तुम लोग किस लेवल पर हो। शिन मैजिक से रिलेटेड अपने ज्ञान की सारी बातें उन्हें बताता है, लेकिन क्योंकि अब वो काफी लेवल में ऊपर जा चुका है तो किसी को भी उसकी बातें समझ ही नहीं आती। सबको ध्यान में रखते हुए वो ये तय करता है कि वो इन्हें बिल्कुल शुरुआत से मैजिक सिखाएगा। साथ ही शिन उन्हें अपने मैजिक का एक छोटा सा नमूना भी दिखाता है। उसके इस छोटे से मैजिक में भी इतनी ताकत थी कि सबके यहीं पर फट के चार हो जाती है। अगर तुम लोग इतने से मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम लोग अब से रोज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि अभी एम्पायर में है और जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। उसके साथ एक लड़की बैठी होती है जिससे वो कहता है, शायद हमारे एम्पायर में वॉर की तैयारी चल रही है, इसका मतलब जेस्ट ने अच्छा काम किया है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर जब शिन मैजिक की प्रैक्टिस के लिए सबको लेकर अपने घर आया तो उसके दादाजी पूछते हैं कि बोला तुम इस गेट से क्यों आए, तो कहता है कि अब मैं क्या ही बताऊं, कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका हूं मैं। शिन जब मर्लिन को सब बताता है कैसे उसने इन सबको मैजिक सिखाने का फैसला किया है तो मर्लिन सभी के सामने टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके दिखाता है, क्योंकि अब तक सबको ये लग रहा था कि सिर्फ शिन ही ऐसे मैजिकल पावर्स का यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो शिन जैसी पावर्स हासिल कर सकते हो, बस तुम्हारा फोकस और मैजिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। कुछ देर बाद पता चलता है कि मर्लिन यानी कि शिन के दादू ने सभी को एक गेट मैजिक इसलिए करके दिखाया था ताकि लोग उसे अलग नजरिए से न देखें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि शिन उनमें से एक है भी या नहीं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन का वेपन अब बन चुका है। वो जब अब उस स्वॉर्ड में लगे एक बटन को प्रेस करता है तो उसमें से एक ब्लेड निकल के अलग हो जाती है, क्योंकि ये वेपन खास सिर्फ शिन के लिए ही बनाया गया है। ऑगस्ट तब उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे जैसे वेपन्स का अपनी आर्मी में यूज कर सकता हूँ, इससे काफी कम खर्चे में एक अच्छी स्वॉर्ड बन जाएगी, इससे खर्चा भी कम होगा और स्वॉर्ड्स भी बन जाएंगे। हमारे किंगडम को अभी इसकी काफी जरूरत है, क्योंकि शायद जल्द ही एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। ये सुनकर जब अब सब कोई ऑगस्ट से इस बारे में सवाल पूछने लगा कि आखिर ये वॉर क्यों हो रही है, तो वो बताता है कि एम्पायर ने हमारे खिलाफ वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। सिचुएशन अगर ज्यादा खराब हुई तो हमें भी इस जंग में जाना पड़ सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए शिन को वॉर में शामिल नहीं किया जाएगा। देखो भले ही तुम मुझे जाने न दो, पर अगर हमारे लोगों पर मुसीबत आए तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ यहाँ अंकल डिस को एम्पायर आर्मी के बॉर्डर पर होने का पता चलता है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को रेडी करवाने का ऑर्डर देता है। इधर यहाँ एम्पायर के किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था, क्योंकि जेस्ट की खबर के मुताबिक किंगडम में डीमंस के आतंक होने की वजह से वो वॉर करने की हालत में बिल्कुल नहीं। तो आखिर कैसे वो लोग हमारे खिलाफ बॉर्डर पर वॉर करने के लिए तैयार खड़े हैं। किंग जब उन्हें जेस्ट को बुलाने के लिए कहता है तो वो बताते हैं कल रात से जेस्ट और उसकी पूरी टीम गायब हो चुकी है, जो सुन के अब किंग को ये समझ में आ जाता है कि अब तक ये सब कुछ जेस्ट की एक चाल थी। तभी सबको अचानक पता चलता है कि शहर में काफी सारे डीमंस का अटैक हुआ है, पता नहीं कैसे पर डीमंस की एक बहुत बड़ी आर्मी वहां पर आ चुकी है। तो आप सिचुएशन को देखते हुए किंग सभी सोल्जर्स को वापस बुलाकर उन डीमंस से लड़ने जाने का ऑर्डर देता है। पर दिक्कत यह है कि जहां पर सारे सोल्जर्स वॉर की लोकेशन पर हैं, वहां से उन्हें किंग के पास आने में ही एक दिन से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। अब सीन एम्पायर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर ये पता चलता है कि डीमंस का जो अटैक हो रहा है वो किसी और ने नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ने कराया है। वैसे अभी तो सोल्जर्स को यहाँ लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक हम क्यों ना उनको स्वागत के लिए तैयारी कर लें। अब कुछ दिन बाद जब सारे सोल्जर्स किंग के पास वापस आते हैं तो वो उन्हें ऑर्डर देता है कि आज सूरज डूबने से पहले तुम लोगों को सारे डीमंस को खत्म करना है। उनमें से अगर कोई एक भी जिंदा बच गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अब सभी सोल्जर्स के जाने के बाद उसे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग तो उसके पीछे ही उसकी वाली चेयर पे बैठा हुआ है। वह उसके भागने के सारे दरवाजे बंद करते हुए कहता है, चाहे कुछ हो तुम्हें तो सिर्फ मैं मारूंगा, और एक झटके में ही अपने मैजिक से किंग को वही ब्लास्ट के साथ खत्म कर देता है। कुछ देर बाद अब जब किंगडम की फोर्स एम्पायर के अंदर पहुंची तो वो देखती है कि यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका है। सामने से उन्हें स्ट्रॉन्ग की आवाज आती है जो उन्हें कहता है, अरे तुम लोग को आने में काफी टाइम लग गया, काफी लंबा इंतजार कराया तुम सभी ने, इसका मतलब हमारे साथ ही वॉर करना तुम्हारी चाल थी। हाँ थी तो, लेकिन अब तुम लोग ये बातें किसी को बताने लायक नहीं रहोगे। और तब अचानक किंगडम के फोर्सेस के सामने एक साथ बहुत सारे डिमोनेट्स आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन महल में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ वो सभी लोग अंकल डिस को सारी बातें बताते हैं कि कैसे वॉर की पूरी साजिश स्ट्रॉन्ग ने रची थी, वो भी जिंदा है और उसके पास डिमोनेट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, इसलिए हम सभी बिना लड़े ही वापस लौट आए। ये बातें जानकर अंकल डिस और परेशान हो जाता है कि भाई अब करना क्या चाहिए, आखिर ये स्ट्रॉन्ग चाहता क्या है। दूसरी तरफ इधर अकेडमी के अंदर टीचर बेशिन और उसके सारे दोस्तों को वो सारी बातें बता देता है जो भी स्ट्रॉन्ग ने एम्पायर में किया। अब हो सकता है कि यहाँ की आर्मी को उनसे लड़ने के लिए हमारी जरूरत पड़े, इसलिए हम सबको लेवल अप करना होगा। तो अब से हम नाइट ट्रेनिंग स्कूल के साथ मिलजुल कर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन शिन को ये समझ नहीं आता कि सभी ने सुन के ऐसा मुंह क्यों बना लिया। तो असल में यार बात यह है कि नाइट ट्रेनिंग स्कूल के बच्चों से इन सब की बिल्कुल भी नहीं बनती, उल्टा वो लोग तो इन्हें चढ़ाते ही रहते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि अब उनके साथ हाथ मिलाया जाए। वो तब शिन से पूछते हैं, तुम तो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों का यूज कर सकते हो, क्या तुम्हें किसी नाइट ने ट्रेनिंग दी है? अरे हाँ, मुझे मेरे अंकल मिशेल ने ट्रेनिंग दी थी। ये सुनकर तो सबके ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिशेल को यहाँ के लोग बहुत ही प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन मानते हैं, उसके जैसे स्वॉर्ड्समैन पूरे किंगडम में और कोई नहीं। शिन उन्हें कहता है कि अब तुम लोग अपने ये फालतू झगड़े छोड़ो, हमें साथ मिलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। कुछ देर
बाद अब सारे स्कूल ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गेट के पास आते हैं, जहाँ उन्हें अपनी टीम बनाकर फॉरेस्ट के अंदर जाकर डीमंस को खत्म करना है। एक टीम में 4 मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स और 4 नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ शिन की टीम में ऑगस्ट, मारियो और सिसिली के साथ 4 नाइट स्कूल के ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी थे। उनसे बातें करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए अब तक चलते आ रहे इस फालतू के झगड़े का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसकी बातों से इन लोगों के बीच और ज्यादा ही लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वो सब फॉरेस्ट में पहुंचे तो देखते हैं कि मार्क्स और क्रिस्टियाना उनके एडवाइजर के तौर पर आए हैं। और यार तुम सभी को ये दोनों याद है कि भूल गए? अपने अपने स्कूल में दोनों बहुत फेमस भी हैं। ट्रेनिंग के लिए जब सब उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे तो नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि आते वक्त इन सभी की लड़ाई होने की वजह से ये लोग मैजिक एकेडमी वालों का साथ नहीं लेना चाहते। तभी शिन और मार्क्स को पास ही एक डिमन का पता चलता है जो कि काफी करीब था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते अचानक उस डिमन ने ही अटैक कर दिया। नाइट ट्रेनिंग वाले अब खुद को साबित करने के लिए सबसे पहले जाके उस डिमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। सबके सब कुछ सेकंड समय हार कर जमीन पर लाचार पड़े थे और इस बार हमेशा की तरह एक झटके में उस डिमन के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे चारों मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। क्रिस्टियाना उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम सब खुद को हमेशा बहुत ही आगे समझते हो, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम्हें बैटलफील्ड की जरा भी नॉलेज नहीं है। शिन और उसके फ्रेंड्स के मुकाबले तुम लोग कुछ भी नहीं। ये सब सुनने के बाद अभी इन्हें थोड़ा अपनी गलती का रियलाइज होता है और अब जब सिसिली आके उन्हें अपने माइक से हील करने लगी तो ये सारे के सारे उस पर ही फिदा हो जाते हैं, जिसके बाद से तो लोग मधुमक्खी बन के सिसिली के आसपास ही मंडराने लगते हैं, जो देखकर तो भाई अपने शिन की बहुत ही जल रही थी। बेचारे ने खुद को बस किस तरह कंट्रोल किया हुआ था। ऑगस्ट उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में जलन हो रही है तो उन्हें बोल दो ना कि भाई तुम लोग मेरी वाली से दूर रहो, लेकिन दिक्कत ये है कि वैसा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इनका लव अभी ऑफिशियल नहीं हुआ। अचानक तभी मार्क्स और शिन को आसपास कई सारे डीमंस को होने का एहसास होता है। तभी कुछ एडवाइजर्स भी आके उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सामने से 100 से भी ज्यादा डीमंस इसी तरफ आ रहे हैं। क्रिस्टियानो ने कहते कि अब बस तुम सभी लोग शिन का ये शो पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करो, जिसके बाद वो अब एक ऐसा मैजिक यूज करने वाला होता है जिसे आज से पहले उसने कभी नहीं किया। इतने नजदीक आ रहे सारे के सारे डीमंस को एक झटके में खत्म कर डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सामने का पूरा जंगल भी डीमंस के साथ साथ ऐसे गायब हो गया कि जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। लगता है इसने उन लड़कों का गुस्सा भी इन डीमंस पर ही उतार दिया। उसकी पावर्स देख के अब वो लड़की जो कि कुछ देर पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी खुद ही आके शिन से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ करना सिसिली, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को काफी बुरा भला कहा। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कहने के बाद बेचारे दोनों एक दूसरे से शर्माने लग जाते हैं। इसके बाद से अब शिन की पूरी टीम एक साथ मिलकर डीमंस से फाइट करने लगती है और पहली बार नाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स भी साथ मिलकर काम कर रहे थे। वैसे आखिर बात क्या है? तुम्हारे साथियों की एबिलिटीज तो एक हाई लेवल मैजिशियन से भी ऊपर जा चुकी है। आखिर क्या राज है इसके पीछे? तो शिन बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, ये लोग बस मेरे बनाए नए ग्रुप के मेंबर्स हैं। हम लोग उसी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे कि मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया। मार्क्स कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी वो सिखा दो जो कि तुमने सीखा, क्योंकि तुम्हारी जैसी पावर्स के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन ऑगस्ट इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर मार्क्स ने शिन की एबिलिटीज सीख ली तो इस तरह शिन का मैजिक मिलिट्री में यूज होने लग जाएगा, जिससे बात बहुत बिगड़ सकती है। तो इस तरफ इधर और भी टीम्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, जहाँ जूलियन की टीम के नाइट ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स तो उससे और जलने ही लगते हैं। शिन की टीम की तरह इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही, और इधर एलिस की टीम के सारे नाइट ट्रेनिंग वाले लड़के बस लड़कियों पर लाइन मारने में लगे थे। सबके सब एक नंबर के ठरकी हैं, और तो और ये लोग तो छोटे से डीमंस का भी सामना नहीं कर पा रहे। एक तरह से नाइट ट्रेनिंग वालों के लिए सबसे बड़ा धब्बा है ये। इन सबसे परेशान होकर उनमें से एक लड़की गुस्से में आके उन लड़कों के ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उल्टा तो ये चीज अब इन लोगों पर ही भारी पड़ गई। बेचारी तो अपने ही के अटैक का शिकार हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म करके जब सब बाहर आते तो शिन काफी उदास था, क्योंकि उसको छोड़कर उसके अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स को ग्रेजुएशन के बाद नेशनल सुपरविजन के अंदर एक स्पेशल यूनिट में शामिल किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट ऑगस्ट के अंडर होगा। इसलिए शिन को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से उसके साथियों को इसमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि शिन के ग्रुप के मेंबर्स काफी पावरफुल हो चुके हैं। इसलिए उन्हें आने वाले वॉर में मिलिट्री की मदद के लिए स्पेशल यूनिट में जाना होगा। वो शिन से कहते हैं कि तुम तो फालतू में टेंशन ले रहे हो, हम तो बड़े खुश है कि हम इसमें जाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद से अब हर दिन लगातार ऐसे ही अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर्स ट्रेनिंग करते रहते हैं, यहाँ तक कि अब इनकी पावर्स तो प्रोफेशनल मैजिशियंस जितनी हो चुकी है। तब ऑगस्ट सभी को इकट्ठा करके बताता है कि अभी हाल कुछ ऐसे हैं कि एम्पायर में उन डेमोनॉइड्स ने तबाही मचाई हुई है। उन लोगों ने वहाँ के नोबल्स तक को नहीं छोड़ा। ये डेमोनॉइड्स हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अरे तो हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि ये डेमोनॉइड्स बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी संख्या हमारी आर्मी से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सब जानने के बाद शिन फैसला करता है कि अगर हम अभी लड़ नहीं सकते तो लगातार खुद को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करते रहेंगे, और इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग कैंप में जाना होगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पास में सिसिली के फैमिली का एक हॉट स्प्रिंग एरिया है, तो हम सब अब वहीं रहेंगे। रात में जब शिन ट्रेनिंग कैंप के बारे में अपने दादू और दादी को बताता है तो वो उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ सुपरवाइजर कौन होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तक हमने किसी सुपरवाइजर के बारे में तय नहीं किया। जो सुनकर मेलिडा बहुत गुस्से मुझसे कहती है, तुम सारे लड़के लड़कियां एक ही घर में रहोगे, एक ही छत के नीचे, और तुम्हें कोई बड़ा देखने वाला भी नहीं। माफ करना, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो बेटा, अगर ये बुढ़िया जाएगी तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं अभी चलूंगा। जिसके बाद अगले दिन अब सब लोग कैंप के लिए निकलते हैं, लेकिन शिन को तो ये चिंता हो रही थी कैंप तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, तो क्या इस गर्मी में ये घोड़े इतना चल लेंगे। मारिया उसे कहती है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी बॉडी पर जो आर्मर लगा है उस पर खुद मिसेस मेलिडा ने मैजिक यूज किया है, तो शायद तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारी दादी हर एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। शाम होने पर अब जब वो लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उनके सामने कई सारे डीमंस आते हैं, लेकिन इस बार उनका हाल पहले जैसा नहीं। अब तो ये लोग आपस में इस बात पे लड़ने लगे कि डीमंस को हराएगा कौन। सब कुछ लिपटा के 2 दिन सफर करने के बाद वो लोग उस सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पर सिसिली रहती है, और तो और ये जगह उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत है। सिसिली के घर में एंटर करते ही काफी सारे सर्वेंट्स उन सबका वेलकम करते हैं। ये तो भाई शिन से भी ज्यादा अमीर
निकली। रात में वो हॉट स्प्रिंग में नहाते टाइम सबकी अपनी अपनी अलग मस्ती चल रही थी और इन लड़कियों का तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। अगले दिन से शिन के दद्दू और दादी खुद ही इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर हर कोई पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहा था। कुछ समय बाद अब शिन अपना एक नया मैजिक ट्राई करने वाला होता है, जो कि शायद थोड़ा खतरनाक भी होने वाला है, इसलिए सब उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। अभी से शुरू करते हुए एक बड़ा मैजिक बॉल क्रिएट करके सामने की तरफ तेजी से फेंकता है और इसका रिजल्ट सही में काफी भयंकर था। उसके मैजिकल बॉल की वजह से सामने की पूरी जमीन जल के राख हो चुकी थी। क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुमने ऐसा अटैक क्यों किया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा। वैसे शिन के इतने भयंकर मैजिक अटैक के बाद भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा हो रहा है। आज की ट्रेनिंग से थक हार के जब सब घर जाने लगे तो ऑगस्ट शिन से कहता है, क्या तुम मुझे अपने टेलीपोर्टेशन गेट से महल ले चलोगे? बात यह है कि काफी टाइम से मुझे डिमोनॉइड से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं मिली, इसलिए मुझे थोड़ा जानना है कि आखिर किंगडम में चल क्या रहा है। जिसके बाद अब शिन जैसे ही उसे महल के अंदर लेकर आया तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम है एली और असल में ये ऑगस्ट की फियांसे है। ये जानने के बाद तो शिन भी हैरान था, क्योंकि ऑगस्ट ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। एली उस पर काफी गुस्सा होती है कि आखिर तुम मुझे और मेरे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। इतने में तभी वहाँ पर मे नाम की एक छोटी सी लड़की आती है, जो कि असल में ऑगस्ट की छोटी बहन है। दोनों ही जब बेचारे लाचार अकेले ऑगस्ट के ऊपर टूट पड़े तो किंग यानी कि उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम इन दोनों को लेकर चले जाओ। वहाँ मिस्टर मेर्लिन और मिसेस मेलिडा तो होगी ही, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जिसके बाद ऑगस्ट शाम में अपना सारा काम खत्म करके एली और मे को लेकर कैंप में वापस आता है। सब यहाँ पर एक दूसरे से काफी मस्ती वाली बातें करते हैं, जहाँ बातों बातों में शिन की दादी सभी को उसके बचपन के बारे में बता देती है, जिससे हर कोई उसके ऊपर काफी हंसने लगता है। लेकिन सिसिली को शिन का ऐसा मजाक उड़ाना देखा नहीं गया और सबके सामने वो उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, चाहे तुम जैसे भी हो, मुझे पता है हमारे बच्चे क्यूट होंगे। सिसिली को खुद ये बात थोड़ी देर बाद रियलाइज होती है कि उसने भी सबके सामने क्या बोल दिया और शर्म से लाल होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अब रात होने पर शिन खुद सिसिली को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाता है। आज तो भाई ये फुल कॉन्फिडेंस में है। शुरू में तो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली शिन अपनी दिल की बातें उसे बता ही देता है। सिसिली भी इसमें काफी खुश हो गई और अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यार प्रपोज करने के बाद क्या होता है तो तुम लोग जानते ही हो। तो बस यहाँ भी ये लोग वही करने वाले थे, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो और भी कई सारे लोग इस मोमेंट को देखने आए हुए हैं। यहाँ तक कि बाद शिन के दद्दू और दादी भी पूरी पलटन के साथ मिलकर चुपके से देख रहे थे। इतने अच्छे खासे मोमेंट पे सबने पानी फेर दिया। हिम्मत करके शिन सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब मैं और सिसिली ऑफिशियली रिलेशनशिप में है, मतलब वही सोना बाबू बेबी वाला सीन शुरू होगा इनके बीच। अगले दिन जब सुबह सुबह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी शर्माने लगे। सिसिली उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे पेरेंट्स से मिलकर उन्हें हमारे बारे में बता दो, फिर हमें किसी से भी छुपना नहीं पड़ेगा। तो शिन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये करना ही था। जिसके बाद अगले सीन में वो सिसिली के पेरेंट्स के सामने बैठा होता है। हिम्मत देख रहे हो, कल ही प्रपोज किया और आज शादी की बात करने पहुंच गया। शुरुआत में तो वो भी काफी डर रहा था कि पता नहीं उसके पेरेंट्स जाने के बाद उसका क्या हाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है। सिसिली के डैड तो शिन से बड़े खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने क्या खबर सुनाई है, तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, हमारी तरफ से तो पूरी हाँ है। सिसिली की मामू से कहती है, देखो हम लोग नोबल फैमिली से हैं, हमने तुम्हें परमिशन तो दे दी है, लेकिन तुम ऐसे ही सिसिली के साथ डेट नहीं कर सकते। पहले तुम्हें उसके साथ एंगेजमेंट करनी होगी, उसके बाद ही तुम उसे डेट कर सकते हो। इस पर शिन तो पूरा सीरियस होते हुए हाँ कह देता है। काफी जोश में आज ये तो। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि एम्पायर में बैठा अपने अगले चाल की प्लानिंग कर रहा है। और यार कुछ तो अब बहुत ही भयंकर होने वाला है। इधर यहाँ आज जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे तो शिन अब फिर से अपना एक न्यू मैजिक ट्राई करने का सोचता है। जब सुनते ही सामने खड़े सबको सब जल्दी से प्रोटेक्शन वॉल खड़ी कर लेते हैं। क्या पता इस बार ये अपने अटैक से हमें ही ना उड़ा दे। तो शिन कहता है चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ बहुत ही अलग करूंगा। वो अब एक स्टोन को लेकर उस पर अपनी कोई मैजिक ट्रिक अप्लाई करके हवा में उड़ा देता है। किसी को भी देख के विश्वास नहीं होता कि भाई ये कैसा चमत्कार है। असल में वही फ्लोटिंग मैजिक है जिसे स्ट्रॉन्ग ने शिन से लड़ते वक्त यूज किया था। तो अब अपने इस नए मैजिक को ढंग से टेस्ट करने के लिए वो इसे खुद के ऊपर ट्राई करता है और अगले ही सेकंड वो हवा में खड़ा होता है। इन सबके तो होश ही उड़ चुके थे, भाई कहाँ से लाता है ऐसी मैजिक पावर्स, इसकी सीखने की कोई लिमिट है भी या नहीं। अरे मुझे सीखना जरूरी था, स्ट्रॉन्ग से फाइट भी तो करनी है। इसी के साथ उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। इसके कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि शिन और उसके होने वाली वाइफ ने एंगेजमेंट कर ली है, वो भी मर्लिन और मेलिडा को बिना बताए। इसलिए आप दोनों माफी मांगने आए हुए थे। देखो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले कि ये बात लोगों के सामने आए मुझे सिसिली के पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। इसके बाद मर्लिन और मेलिडा शिन के साथ सिसिली के पेरेंट्स के पास आते हैं। मेलिडा उन्हें सारी बातें बिल्कुल सच बता देती है कि शिन और उसके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं, ये हमारा एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। असल में इन दोनों को अब तक ये लग रहा था कि सिसिली के पेरेंट्स ने शिन को एंगेजमेंट करने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि वो उनका ग्रैंडसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिसिली के पेरेंट्स ने शिन को परमिशन उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के नहीं बल्कि शिन को देख के दी, क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो सिसिली से प्यार करता है और उसकी हमेशा रक्षा भी करेगा। इन सभी लोग यहाँ पर ऐसी कुछ और बातें चलती हैं, जिसके बाद फाइनली इन दोनों को ही अपनी फैमिली से परमिशन मिल जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि शिन ने अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक नया आर्मर दिया है, जिसमें उसने बहुत सारे हाई लेवल के बैरियर्स लगा रखे हैं। दरअसल मैंने इस आर्मर पर ऑप्टिकल कैमोफ्लेज और कॉजी टेम्परेचर के नाम के 2 स्पेल्स यूज किए हैं। इससे तुम सभी हर एक सिचुएशन में खुद को दुश्मन से छुपाने के साथ साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो। मेरे इस आर्मर से तुम लोग दुश्मन के हर एक चाल से बच सकते हो। इस पर ऑगस्ट कहता है, ये कुछ ज्यादा ही अपग्रेड्स नहीं कर दिए तुमने, लगता है आज की ट्रेनिंग काफी खतरनाक होने वाली है। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि आज हम लोग कैटास्ट्रॉफिक क्लास के डीमन से लड़ने जाएंगे। जो सुनते ही सारे डर जाते हैं। तो शिन उन्हें कहता है कि चिंता मत करो, तुम सभी अब इतने ट्रेंड हो चुके हो कि उनसे लड़ सको। इसके बाद अब सभी लोग जंगल में आते हैं, जहाँ थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कैटास्ट्रॉफिक क्लास डीमंस के पास होने का एहसास होता है। शिन तब सबको समझाता है कि देखो असल में लायंस के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत स्लो हुआ करते हैं, इसलिए हम लोगों को उन पर दूर से ही अटैक करना होगा। जिसके बाद अब शिन 5 स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनको सामना करने के लिए कहता है, जिसमें सिसिली भी शामिल थी। लेकिन शिन ये लोग तो हमारे सपोर्टर्स हैं, तो क्या इनको
उस डीमन से लड़ने देना सही होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझ पे यकीन करो, ये लोग उसके लिए काफी होंगे। जिसके बाद वो पांचों अब उसका सामना करने के लिए आ चुके थे। धीरे धीरे वो डीमन भी उनकी तरफ चलते हुए आने लगता है। सबके सब अटैक करने के लिए तैयार खड़े थे और जैसे ही शिन्नो ने फायर करने को कहा तो वो सब एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इन लोगों की पावर्स अब इस लेवल पर जा चुकी थी कि बस उनके अटैक से आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस डीमन का तो उसी वक्त नामो निशान ही मिट जाता है। उन्हें खुद यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने कैटास्ट्रॉफिक क्लास को हराया। शिन सभी से कहता है, मुझे तो पता ही था कि तुम लोग ये कर लोगे। और जरा सोचो, सिर्फ सपोर्टर टीम में कैटास्ट्रॉफिक क्लास को हरा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन यूनिट का हर एक मेंबर अकेले ही ये कैटास्ट्रॉफिक क्लास के डीमन को हरा सकता है। और जैसा शिन ने कहा, यहाँ होता भी वैसा ही है। बारी बारी अटैकर टीम के मेंबर्स अकेले ही उस डीमन को हरा देते हैं। ये देखने के बाद शिन कहता है, अब तुम सबका एक लेवल और ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। तो अगस्त उसे कहता है कि अरे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, फिलहाल तो अब तेरा टाइम आ चुका है एक लेवल ऊपर जाने का। असल में यार बात यह है कि आज शिन के एंगेजमेंट की पार्टी होनी है, क्योंकि इन लोगों की एंगेजमेंट तो पहले हो चुकी है। तो ये उसी चीज की पार्टी जिसमें काफी सारे लोग इन्वाइट होंगे। सिसिली को ऐसे सजा हुआ देखकर शिन तो उसमें खो ही जाता है। और अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ होता, सिसिली की मॉम वहां आ जाती है। तुम लोग इसे बाद में करना, पहले पार्टी में आ जाओ जल्दी। जिसके बाद अब दोनों जब एक साथ एंट्री लेते हैं तो काफी अच्छे लग रहे थे। डिस सभी से कहता है, मैं यहाँ का किंग, इस एंगेजमेंट का विटनेस हूँ, तो इस खुशी के मौके पर चलो पार्टी शुरू करते हैं। काफी देर तक मस्ती और खाना पीना करने के बाद शिन सिसिली के साथ बाहर आता है। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे पहले कहने का मौका ही नहीं मिला। और तब शिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। किंगडम के अंदर तो फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एम्पायर में स्ट्रॉन्ग सभी टाउन और विलेजेस को तबाह कर चुका है। उसकी प्लानिंग भी बहुत ही खतरनाक थी। असल में जब नोबल्स मस्त ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे, तब दूसरी तरफ काफी सारे विलेजर्स भूखे मर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग ने उन सभी को डिमोनॉइड में बदलकर उनके ही हाथों नोबल्स को खत्म करवा दिया। स्ट्रॉन्ग अब अपनी डिमोनॉइड आर्मी से कहता है, अब तो हम लोग एम्पायर को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं, तो अब क्या, क्योंकि एम्पायर को पूरी तरह से बर्बाद करना ही मेरा मकसद था। लेकिन क्योंकि अब वो पूरा हो चुका है तो अब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर एक डिमोनॉइड कहता है, आखिर आप तुम ये क्या कह रहे हो, अब तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम हर एक राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। डिमोनॉइड्स की इतनी बड़ी आर्मी के साथ बस हर जगह हमारा राज होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग उसे इसके लिए साफ मना करते हुए कहता है, अब तुम लोग अब जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरा मकसद इतना ही था जो अब पूरा हो चुका है, तो अब मुझे बीच में मत घसीटना। उसकी ये बातें सुनकर वो डिमोनॉइड पूरी सेना को छोड़कर अकेले ही वहां से चला जाता है। देखो, मेरी बात अब साफ है, अगर तुम में से किसी और को भी उसके साथ जाना है तो जा सकता है। तभी स्ट्रॉन्ग के पास खड़ी उसके एक साथी मारिया उससे पूछती है, आखिर आपको सिर्फ एम्पायर से इतनी नफरत क्यों है? मैंने तो सुना था कि एक टाइम पर आप एम्पायर के अगले किंग बनने वाले थे, तो आखिर अब ये सब क्यों? मीडिया को समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर वो एम्पायर से इतनी नफरत क्यों करता है। और तुम लोगों को भी अभी समझ में आया कि हर विलन बुरा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बताता है, करीब 2 साल पहले मैं बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान हुआ करता था। मैं हमेशा एम्पायर के लोगों की हर काम में मदद किया करता था। असल में बचपन से ही स्ट्रॉन्ग को सिखाया गया था कि कॉमनर्स यानी कि आम इंसान नोबल्स के दुश्मन होते हैं, इसलिए उनके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बाहर के देशों में घूमने गया तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ही अलग थी। वहाँ कॉमनर्स हो या नोबल्स, हर कोई मिलजुल कर रहता था। स्ट्रॉन्ग को तब ये बात रियलाइज हुई कि एम्पायर में लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है, इसलिए वो अब चाहता था कि वो किसी भी तरह इस भेदभाव को खत्म करे। वैसे स्ट्रॉन्ग की लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही थी। वो आम इंसानों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहता और उनकी काफी हेल्प भी करता। यहाँ तक कि उसकी एक वाइफ भी थी जो कि अभी प्रेग्नेंट है और स्ट्रॉन्ग उसे काफी पसंद भी था। लेकिन वो खुद लोगों के साथ इतना बिजी रहता कि उसके पास अपनी वाइफ के लिए टाइम नहीं था। और अब ये बात तुम लोग भी अच्छे से जानते ही हो कि अच्छे इंसान के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। वैसा ही कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ भी था, क्योंकि एम्पायर में सारे नोबल्स उसके पीठ पीछे उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके मुताबिक अगर ऐसा चलता रहा तो स्ट्रॉन्ग एम्पायर का अगला किंग बन जाएगा और हमेशा आम इंसानों के फायदे के लिए ही रूल्स बनाएगा। इसलिए इन सभी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। जिसके बाद अगले दिन उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एम्पायर के हायर ऑफिशियल्स को उसके आइडियाज काफी पसंद आए हैं और जल्दी वो लोग इस बारे में एक मीटिंग करने वाले, जिसमें स्ट्रॉन्ग को भी बुलाया गया है। लेकिन उसकी वाइफ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे कहती है, आखिर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? हो सकता है कि उनकी कोई साजिश हो। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। वैसे भी अगर कुछ हुआ तो तुम तो जानती होगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसे बैग कह के स्ट्रॉन्ग अब महल के लिए निकल जाता है। और यही तो उन लोगों की प्लानिंग थी, क्योंकि उसके जाने के बाद कुछ नोबल्स पूरी सिटी में अफवाह फैला देते हैं कि स्ट्रॉन्ग को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, वो तो बस तुम सभी को किडनैप करके तुम्हें गुलाम बना के बेचना चाहता है। यही वजह है कि वो तुम लोगों के साथ इतना अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह से अफवाह फैलाकर नोबल्स ने सभी आम लोगों को स्ट्रॉन्ग के खिलाफ भड़काते हुए उन्हें यही समझा दिया कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करेगा। और सारे बेवकूफ लोग ये बात मान भी लेते हैं। किसी ने भी थोड़ा सा ये नहीं सोचा कि स्ट्रॉन्ग ने हमारी कितनी मदद की है। टाउन का हर एक इंसान अब उसके खिलाफ हो चुका है। सबको भड़काने के बाद वो नोबल उन्हें कहता है, अब हम लोग पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे और भी ज्यादा लोग उसके हाथों शिकार हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सभी के मन में स्ट्रॉन्ग के खिलाफ नफरत बढ़ जाती है। वो सब लोग गुस्से में सीधा जाकर स्ट्रॉन्ग के घर पर आग लगा देते हैं। और उस वक्त घर में स्ट्रॉन्ग की प्रेग्नेंट वाइफ भी मौजूद थी और उन लोगों ने पूरे घर के साथ उसको भी जला दिया था। स्ट्रॉन्ग दूर से सब देख के जल्दी से अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो अपने सामने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देखता है। स्ट्रॉन्ग जब उन सभी लोगों से सब करने की वजह पूछता है तो वो उसे कहते हैं, अब तुम हमसे छुपा नहीं सकते, हमें यह पता चल चुका है कि तुम हम लोगों को किडनैप करके दूसरे देशों में बेचने का काम करते हो। और तो और हमने तुम्हारे किडनैप की हुई लड़कियों को ही पकड़ा जहाँ पर तुम्हारे लोग भी थे। सच बताना, तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्या तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? और मान लो अगर मैं करता भी तो मैं भला इस तरह खुलेआम क्यों करता? उसकी ये बात सुनने के बाद इन सबको रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया और स्ट्रॉन्ग से माफी मांगते हैं। अरे वाह, अब तुम लोग मुझे सॉरी कह रहे हो, जाओ मेरी वाइफ की डेड बॉडी से भी सॉरी कह दो। स्ट्रॉन्ग का दुख और दर्द इस वक्त इतना बढ़ चुका था कि वो एक बिल्कुल ही अलग रूप में आने लगता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम लोगों के लिए सब कुछ करता रहा। तुम
सब भी 19 नोबल से कम नहीं। स्ट्रॉन्ग अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के जाने का गम बिल्कुल भी सह नहीं पाता और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्ट्रॉन्ग की पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस बदले की आग ने अब उसे पूरी तरह एक डिमोनॉइड के अंदर बदल दिया और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उसके आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और तब उसी वक्त से स्ट्रॉन्ग ने एम्पायर को बर्बाद करना ही अपना मकसद बना लिया था। वैसे यार अब तुम लोग बताओ क्या लगता है स्ट्रॉन्ग ने सही किया या गलत? उसकी सारी कहानी सुनने के बाद स्ट्रॉन्ग का एक साथी जेस्ट लॉरेंस नाम के एक डिमोनॉइड से कहता है अब जब क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मकसद पूरा हो चुका है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आगे इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के लिए उसे एक नए मकसद की जरूरत होगी? लॉरेंस को कुछ समझ नहीं आता तो जेस्ट उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी डिमोनॉइड्स के साथ मिलकर स्वीट किंगडम पर अटैक कर दो, क्योंकि वो किंगडम काफी छोटा होने के साथ साथ किंगडम ऑफ एल्शिल्ड का पड़ोसी भी है। तो अगर वहाँ डिमोनॉइड्स का अटैक होगा तब वो जरूर आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? कौन आएगा? जिस पर वो जवाब देता है शिन वॉलफॉर्ड। स्ट्रॉन्ग के अगले मकसद के लिए वो हमारा बिल्कुल ही सही टारगेट रहेगा। मैं समझ गया, तुम उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो ताकि जब स्ट्रॉन्ग उसका सामना करे तो हमें उसकी कमजोरी पता हो। जिसके बाद एल्शिल्ड किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑगस्ट का क्राउन प्रिंस बनने का इवेंट चल रहा है। क्राउन प्रिंस बनने का मतलब अब ऑफिशियली ऑगस्ट को अंकल डिस्क के बाद अगला किंग तय कर दिया गया है। सेरेमनी चली रहे थे कि तभी एक सोल्जर आके कहता है महाराज ये बहुत ही जरूरी है, स्वीट किंगडम में डिमोनॉइड्स ने अटैक किया है, उनकी आर्मी के सामने सोल्जर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग काफी घबराने लगते हैं और उनके बीच डर का माहौल बनने लगता है। ऑगस्ट आके सभी से कहता है आप सभी लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास पड़ोसी देश को बचाने के लिए एक हथियार है। तब ऑगस्ट शिन को सामने लाके सभी को उसके बारे में बताते हुए कहता है ये है शिन वॉलफॉर्ड, आप सभी लोग तो इसे जानते ही होंगे। तो अगर ये हमारे साथ है तो किसी भी तरह की आर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और हमारी पूरी टीम अब स्वीट किंगडम में जाने वाली है। जिसके बाद अगले ही सीन में शिन और अल्टीमेट मैजिक ग्रुप के सारे मेंबर्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑगस्ट शिन को लोगों के सामने कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने को कहता है और साथ ही उसे टीम का एक नया नाम चुनने की जिम्मेदारी भी दे देता है। शिन तो ये सुनकर और परेशान ही हो गया कि भाई मुझे अब स्पीच भी देनी होगी। ऑगस्ट हमेशा बेचारे को फंसा ही देता है। फाइनली हिम्मत करके वो सभी से कहता है आप लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी टीम इतनी ट्रेंड है कि हमारा हर एक मेंबर अकेले ही कई सारे डिमोनॉइड्स को धूल चटा सकता है और अब हमारी इस टीम का नाम होगा द अल्टीमेट मैजिशियंस। शिन को ये उम्मीद तो नहीं थी लेकिन उसकी स्पीच सुनने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। पर टीम का नया नाम सुनकर सभी शौक थे कि भाई इसे कुछ अच्छा नाम नहीं सूझा और अगस्त साइड में खड़ा ये सब देख के दांत फाट रहा होता है। कुछ देर बाद शिन जाने के लिए सभी के ऊपर फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है जिससे सबके सब हवा में उड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्वीट किंगडम में 100 से भी ज्यादा डिमोनॉइड्स अटैक कर चुके थे जो देख के उनकी आर्मी का कमांडर जल्दी से एल्शिल्ड किंगडम से हेल्प बुलाने के लिए कहता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन लोगों तक हेल्प पहुंचने में ही कई दिन लग जाएंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि उससे किंगडम के अंदर कुछ डिमोनॉइड्स इकमा और उसके बच्चे को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे और पकड़ने के बाद जब वो उसे मारने वाले थे कि तभी एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की जो आते ही कुछ सेकंड्स के अंदर उनके बैंड बजा देता है। और हाँ ये लोग यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए आ पाए क्योंकि शिन ने फ्लाइंग मैजिक यूज किया था। तो इस तरफ ऑगस्ट स्वीट किंगडम के सभी लोग के सामने आके अनाउंस करता है कि हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, बस आप सबको हम पर भरोसा करना होगा। ऑगस्ट की थोड़ी बहुत ऐसी और मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद सबके अंदर ही काफी जोश भर जाता है। शिन और उसकी पूरी टीम आपस में ग्रुप्स में बढ़कर डिमोनॉइड्स से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर एलिस और ली ने एक साथ मिलकर 2 डिमोनॉइड्स को मार गिराया। दूसरी तरफ यहाँ पर थॉर और जूलियन भी उनसे लड़ रहे थे लेकिन थॉर उनमें से एक को खत्म ना करके उससे पूछता है क्या तुम लोग ये सब स्ट्रॉन्ग के ऑर्डर्स पर कर रहे हो? लेकिन वो डिमोनॉइड उसकी बातों को जवाब नहीं देता। तो थॉर उसे और ज्यादा घायल करते हुए कहता है तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले आम लोगों में से ही एक थे। तो वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, इन नोबल्स ने हमसे कितना कुछ छीन लिया है, हम बस इसे नफरत करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने उन सबको खत्म कर दिया और अब हम लोगों को उनसे भी नफरत है जो हम जैसों की जिंदगी बर्बाद करके शांति से जी रहे हैं। अरे लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मासूम लोगों की भी जान लोगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ डिमोनॉइड्स हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन अभी इस वक्त बीन और ओलिविया इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। शुरुआत में तो बीन भी काफी डर रहा था क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी डिमोनॉइड से फाइट नहीं की और उसके डर का फायदा उठाते हुए वो डिमोनॉइड उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी ओलिविया उसे बचा लेती है। उसे अपने साथ देख के बीन को अब थोड़ी हिम्मत आने लगी और दोनों एक साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं। सभी से दूर इधर शिन बिना किसी दिक्कत के सारे डिमोनॉइड्स को बिना रुके बस मारता ही जा रहा था। पीछे से लॉरेंस भी सब छुप के देख रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शिन के पास इतनी पावर्स होंगी। थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करके वो शिन की कुछ कमजोरी ढूंढने की कोशिश करने लगता है लेकिन थोड़ी देर में ही उसे रियलाइज हो गया कि शायद शिन की कोई कमजोरी ही नहीं। दूसरी तरफ ऑगस्ट और मारे के सामने वो डिमोनॉइड आता है जिसने कुछ देर पहले स्ट्रॉन्ग के साथ बहस किया था। भूल जाओ बच्चे, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मेरे सामने काम नहीं करेगा, तुम सब आज यही मरोगे। बस एक बार हमारे हाथ तुम्हारा लीडर लग जाए उसके बाद तुम सब खुद ही भाग जाओगे। वो ऐसा क्या? पर छोड़ो वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ही उन डिमोनॉइड्स के लीडर हो। तो सेम बात तुम पर भी अप्लाई होती है कि अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो बाकी सबके सब ऐसे ही भाग जाएंगे। आपस में इस तरह और घंटों तक बहस करने के बाद फाइनली इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। वो सबसे पहले मारिया को टारगेट करते हुए उस पर लगातार अटैक करने लगता है लेकिन मारिया के पास इस वक्त शिन का दिया हुआ डिफेंस आर्मर था जिससे उसकी चोटी आसानी से हिल भी हो जाती है। वो अब काफी सारे फायर अटैक्स भी उस डिमोनॉइड के ऊपर करने लगती है लेकिन उसके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता क्योंकि उस डिमोनॉइड के पास एक स्पेशल मैजिकल वेपन था जो कि उसने स्वीट किंगडम के मैजिशियन से छीना है। और क्योंकि अब जब उसे कोई असर हो ही नहीं रहा तो ऑगस्ट और मारिया प्लानिंग करके अलग अलग डायरेक्शन से लगातार अपने अटैक्स करते रहते हैं और उनके काफी देर तक करने के बाद आखिर में उसका वो बैरियर टूट ही जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए ऑगस्ट जल्दी से उसे पीछे से वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि स्वीट किंगडम के अंदर इस वक्त शिन के दादा और दादाजी भी मौजूद हैं लेकिन उन्हें लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। शिन की टीम ही इन सब के लिए काफी है। ये सब देखकर तो लॉरेंस के पूरे होश उड़ चुके थे क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शिन के साथ साथ उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी ऐसी तबाही मचा देंगे। अपनी हार मानते हुए वो एक ब्रॉडकास्ट के जरिए सारे डिमोनॉइड्स को वापस जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ स्वीट किंगडम के बाहर खड़ा जस्ट भी सब देख के हैरान था। इसलिए लॉरेंस की मदद करने के लिए वो अपनी ही साथी मीरा को बुला लेता है जो कि एक काफी हाई लेवल की डिमोनॉइड है। वो इतनी पावरफुल
पावरफुल होती है कि स्वीट किंगडम के लोहे से बने गेट को एक झटके में ही तोड़ते हुए अंदर एंट्री करती है। इसकी पावर्स का अंदाजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो, कितने बड़े लोहे से बने गेट को इसने बस कुछ सेकंड्स में ही पिघला दिया। चलो अब देखते हैं आखिर तुम इंसानों में कितनी ताकत है। इसके बाद मीरिया देखते ही देखते किंगडम में हर जगह तबाही का माहौल बना देती है। दूर खड़ा स्ट्रॉन्ग भी सब देख रहा था और कहता है, अरे मीरिया ये तुमने क्या किया, आखिर तुमने जस्ट की बात मानी ही क्यों। इधर सिसिली को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के सभी इंजर्ड लोगों को हील करने में लगी होती है। अचानक तभी एक औरत को समझ मांगते हुए कहती है, प्लीज किस तरह तुम मेरे पति को बचा लो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही सिसिली अब जब उस औरत के पति के पास पहुंची तो देखती कि वो तो काफी इंजर्ड हो रखा है। शायद सिसिली के हीलिंग मैजिक यूज करने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ शिन को फील हो जाता है किंगडम में अब ऐसा कोई आ चुका है जिसके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं। इधर मीरिया यहाँ एक एक करके सभी को मारने में लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में एलिस और लिन वहाँ पहुंचकर उसके अटैक को रोक लेते हैं। अरे वाह, मेरे अटैक को रोक लिया, आखिर तुम दोनों हो कौन। हाँ शायद तुम हमें जानती नहीं, हम हैं अल्टीमेट मैजिशियन ग्रुप के मेंबर्स। जिसके बाद लिन और एलिस मिलकर मीरिया के ऊपर अटैक करने लगे, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो अचानक ही एलिस को पकड़कर आगे रख लेती है ताकि कोई भी उस पर अटैक न करे। दूसरी तरफ लॉरेंस को भी ये पता चल गया था कि कोई उनकी मदद के लिए आ चुका है, इसलिए वो सभी डीमोनॉइड्स को किंगडम से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। जो सुनते ही सब भागने ही लगे कि तब शिन उन्हें देखते उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने किंगडम के कुछ सोल्जर्स भी खड़े थे, इसलिए उसे अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। वो जैसे ही दोबारा उन पर अटैक करने वाला था कि तब सामने उसे मीरिया का अटैक से हुआ एक बड़ा ब्लास्ट दिखता है। असल में इधर मीरिया एलिस को शील्ड की तरह यूज करते हुए लिन पर लगातार काफी सारे अटैक्स कर रही थी। तभी टीम के दो और मेंबर्स टोनी और यूरी भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब लोग मिलकर भी मीरिया को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाते हैं। अचानक तभी वो बेहोश पड़े टोनी पर अटैक कर देती है, जो देखकर जैसे ही एलिस उसे बचाने के लिए गए तो वो उसे बड़े से पत्थर से मारकर वहीं बेहोश कर देती है। सबके बुरी तरह हारने के बाद वो अब उन्हें मारने ही चाह रही थी कि तभी शिन बीच में आता है, और अब जैसे ही इन दोनों के बीच फाइट शुरू हुई तो मारिया, ऑगस्ट, थॉर और जूलियन भी वहां पहुंच जाते हैं। इस बार लड़ते हुए शिन बिना अपनी पावर्स को रोक के लगातार अटैक्स कर रहा था, जो देख के मीरिया को भी समझ में आ जाता है कि वो शिन के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इसलिए उससे बच के भागने के लिए वो एक बड़ा अटैक करने का प्लान करती है। शिन भी उसकी चाल समझ चुका था और अपने साथियों को जल्दी से भागने के लिए कहने वाला था कि तभी मीरिया उन पर एक अटैक करके जल्दी से वहां से भागने लग जाती है। शिन भी पीछा करके उसे रोकने की कोशिश तो करने लगा, लेकिन लॉरेंस बीच में आ जाता है। जल्दी करो, यही हमारे लिए सही मौका है, इन पर एक्सप्लोसिव मैजिक यूज करो। जो सुनते ही मीरिया एक बड़ा एक्सप्लोसिव अटैक तैयार करने लगती है। शिन भी सोचे पड़ चुका था कि वो आखिर करे क्या, अपने साथियों को बचाए या फिर मीरिया से फाइट करे। इतने में ही अचानक तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और शिन ने यहाँ पर सभी को बचाने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब उसके अटैक का धुआं हटता है तो सभी सही सलामत होते हैं, लेकिन मीरिया और लॉरेंस बच के भाग चुके थे। पर ऑगस्ट को अभी एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके इस डिमोनॉइड अटैक का मकसद क्या था और वो लोग भागे ही क्यों। वो कहता है कि आप चलो जो भी हो, अच्छी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग या नहीं था, नहीं तो हमारा उससे बच पाना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ सभी डिमोनॉइड्स को दिखाया गया जो कि वापस जा रहे हैं। लॉरेंस तो अभी भी शिन और उसकी टीम के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों के पास ऐसी पावर्स होंगी। इधर स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि खुद से कहता है, मुझे लग रहा था कि एम्पायर खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन लगता है कि आप शिन वॉल फोर्ट के रहते मुझे बोर नहीं होना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिन और ऑगस्ट सिसिली से मिलने पहुंचते हैं, जहां बीन और ओलिविया के साथ मिलकर वो कई सारे लोगों को हील कर रही है। शिन के पूछने पर ओलिविया उसे बताती है कि सिसिली अंदर एक इंसान को हील कर रही है जिसकी हालत काफी क्रिटिकल है। तभी ऑगस्ट कहता है कि इतने लोग काफी नहीं है, हमें और मदद चाहिए, और वो शिन से कहता है कि बाहर का मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाकर सिसिली की मदद करो। इधर दिखाया जाता है कि वो भी अब पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उस आदमी की हालत बिल्कुल भी सुधर ही नहीं रही है, और वो उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। आखिर में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो अपना आर्मर उतारने लगती है, जिसमें ऑटो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर वो आदमी से पहले तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन तभी शिन आके उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आर्मर का भी उस पर कोई असर नहीं होगा, पर तुम चिंता मत करो, अब ये मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद जब शिन अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगा तो उसे पता चलता है कि आदमी तो बस अब मरने ही वाला था, बस सिसिली के मैजिक ने ही इसे रोक कर रखा हुआ था। शिन थोड़ा सब्र से काम करते हुए उसके सारे जख्मों को एक साथ हील करने के बजाय उन्हें एक एक करके हील करने लगता है। उसके इस तरीके से फाइनली उस आदमी की हालत में कुछ सुधार होने लगता है। दूर खड़ा ऑगस्ट भी सब देख के सोचता है कि शिन आखिर तुम हो क्या और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। इसके आप कुछ देर बाद दिखा जाता है कि शिन और उसकी टीम को स्वीट किंगडम के किंग शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग टाइम पे नहीं आते तो लोगों की जान बचने का कोई चांस ही नहीं था। बातों बातों में ऑगस्ट उन्हें कहता है, इस डिमोनॉइड अटैक में मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई। पहली तो ये कि जिन डिमोनॉइड्स ने एम्पायर में अटैक किया था वो इस अटैक में शामिल नहीं थे, और दूसरी ये कि इन डिमोनॉइड्स का लीडर स्ट्रॉन्ग तो पहले ही एम्पायर को तबाह कर चुका है, तो आखिर उसने ये अटैक क्यों किया। और क्योंकि पिछली बार शिन ने उसे हराया था तो उसे ये बात तो अच्छे से पता ही होगी कि अगर वो स्वीट किंगडम पर अटैक करेगा तो उसकी फाइट शिन से होगी, तो आखिर वो सामने क्यों नहीं आया। हम लोग अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि आखिर वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। तब ऑगस्ट एल्शेड किंगडम का प्रिंस होने के तौर पर किंग से पूछता है कि क्या मैं आपके और हमारे किंगडम के बीच एक अलायंस बना सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग से फाइट करने के लिए हमें एक बड़ी अलायंस चाहिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर इस बारे में बात करना चाहूंगा, हमें अब मिलकर ही लड़ना होगा। कुछ देर बाद जब वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं तो शिन को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि वो लोग मैजिक गेट से किंगडम में क्यों नहीं पहुंचे, उससे और ज्यादा लोगों की जान बच जाती। इसके पीछे की मेन वजह ये थी कि शिन उसी जगह पर टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पर वो पहले गया हो, तो देखा जाए तो इसमें शिन की कोई गलती थी नहीं। इसके बाद अब जब वो सब लोग टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए किंगडम में वापस लौटते हैं तो हर जगह खुशी का माहौल होता है, लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी ऑगस्ट अपने डैड से कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद महल में आके वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे दूसरे देशों के साथ एक बड़ी अलायंस बनाने की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि अब सारे देशों को एक साथ मिलकर फाइट करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जो उनके अंकल डिस भी उसकी बात मानते हुए उसे परमिशन दे देते हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि स्ट्रॉन्ग की आर्मी से अकेले लड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दूसरी तरफ एम्पायर में बैठे स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जस्ट मीरिया और लॉरेंस से कहता है, सच कहूं तो तुम लोग का ये तमाशा देखने में मुझे काफी मजा आया।
आया, लेकिन शायद तुम लोग भूल गए कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि शिनवॉल्ड फोर्ट से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तो जस्ट उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज इस बार हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे भी काफी मजा आया, लेकिन तुम लोग थोड़ा और मेहनत करते तो ज्यादा अच्छा होता। उससे सुनते ही तीनों के डर के हमारे पसीने छूटने लगते हैं कि भाई स्टोन कहीं उसे मार न दे, लेकिन वो उन्हें बिना कोई सजा दिए ही वहां से जाने लगा और मीडिया से पूछता है हमारा वो दूसरा काम कहाँ तक हो गया। तो वो उसे बताती है कि अभी हमें कुछ पक्के तौर पर पता नहीं चला, हमें इसके लिए वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। इधर किंगडम में दिखाया जाता है कि शिन और उसकी पूरी टीम सभी देशों के साथ अलायंस बनाने के लिए सफर पर जाने वाली है। अपने दादू और दादी को बैक आके शिन सबके ऊपर फ्लाइंग मैजिक यूज करके इस लंबे सफर पर निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अभी तक इसका सीजन 2 नहीं आया है। फिलहाल ये स्टोरी इतनी ही है। बाकी तुम लोग को एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।